जी, तो नेक्स्ट हम लोग चालू कर रहे हैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एनालिसिस। इससे पहले हम लोगों ने मिल्क का एनालिसिस, बटर का एनालिसिस, व्हीट फ्लोर का एनालिसिस देखा है। अब हम लोग मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स यानी कि गोश्त और उससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर मीट के बारे में कुछ बातें की जाएं तो मीट इज़ एडेबल फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ये खाया जाने वाला जानवरों का गोदा है या फ्लैश बोला जाता है इसको, सच एज कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश, that serves as rich source of protein, fats, minerals and vitamins। जिससे हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन। मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑल आइटम मेड बाय प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग मीट सच एज सॉसेज, जितने भी सॉसेज बने होते हैं, नगेट्स जो हम लोग गोश्त का पीस मिलता है हम लोगों को फ्राइड या किसी और शक्ल में, कबाब्स, पैटीज, कैंड मीट। कैंड मीट से क्या मुराद है? जो डब्बों में पैक होकर गोश्त पक के आता है, ये मार्ट्स वगैरह से मिल जाता है। बिकॉज मीट इज़ हाईली पेरिशेबल, मतलब दिल को ललचाने वाला है और खा के खुशी का एहसास होता है। इट कैन स्पॉइल क्विकली, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। एंड सर्व्स एज एक्सीलेंट मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का एक्सीलेंट मीडियम है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत जल्दी पैदा होते हैं और ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ही जल्दी ख़राब हो जाता है। Therefore, chemical, physical and microbiological analysis are essential to evaluate its quality, safety and nutritional value। लिहाजा इसकी क्वालिटी को, सेफ्टी को और न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, कुछ फिजिकल टेस्ट और कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे परफॉर्म। मीट एनालिसिस एंश्योर न्यूट्रिशनल लेबलिंग एक्यूरेसी, कि जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है या जो बताया जा रहा है आपको, वो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू को मीट भी करता है या नहीं। डिटेक्ट कंटेमिनेंट्स और अडल्ट्रेंट्स, अडल्ट्रेंट्स तो नहीं इसके अंदर ऐड किया हुआ, जैसे पानी वाला गोश्त है वगैरह वगैरह। एंड मॉनिटर्स माइक्रोबियल सेफ्टी एंड फ्रेशनेस, इसके अंदर फ्रेशनेस कितनी है और माइक्रो बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज कितने हैं। इट इज़ वाइटल फॉर पब्लिक हेल्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स, पब्लिक हेल्थ, हर बंदा ही गोश्त खाता है आलमोस्ट, वेजिटेरियंस को छोड़ के। फूड प्रोसेसिंग, खाना जितने भी बनते हैं हमारे वो जनरली क्योंकि गोश्त बेस ही होते हैं, मीट बेस, और क्योंकि हम लोग मुस्लिम कंट्री हैं तो ये गोश्त जो यहाँ पे ज़िबा होता है वो बाहर भी जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन एनालिसिस को, जो सीधा सीधा एनालिसिस इसको बोल सकते हैं हम लोग, एक तरफ कंपोनेंट, दूसरी तरफ टिपिकल रेंज और उसका पर्पस। तो शेल्फ लाइफ या फ्रेशनेस को फाइंड करने के लिए मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, और इसकी टिपिकल रेंज क्या है? 55 से 75% आपके पास ये अगर इस मॉइस्चर कंटेंट है तो वो ठीक है। इससे कम होगा तो तब भी नहीं वो ठीक कहलाएगा, इससे ज़्यादा होगा तब भी वो ठीक नहीं कहलाएगा। कम होगा क्यों नहीं ठीक कहलाएगा? क्योंकि जब कम होगा तो वो डिहाइड्रेटेड मीट होगा, उसके अंदर वो आपके पास टेक्सचर नहीं आएगा जो आना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या मसल मास बोला जाना चाहिए, तो वो क्रूड प्रोटीन से आता है और ये टिपिकल रेंज कितनी होती है? 15 से 25। उसके बाद फ्लेवर, टेक्सचर और एनर्जी, वो कहाँ से आती है? फैट से आती है, ये 2 से 30% होना चाहिए। मिनरल कंटेंट कहाँ से आता है गोश्त के अंदर? ऐश से। ऐश से क्या मुराद है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना, तो वो 1.5 से 1 के बीच में आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, इनको डिफाइन करना भी ठीक नहीं रहता। तो नॉट सिग्निफिकेंट इन रा, यानी कि गोश्त में कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे पास? मॉइस्चर, और मॉइस्चर क्योंकि हमें न्यूट्रिशन तो नहीं देती,
उसके अलावा क्या होते हैं, प्रोटीन ही गोश्त के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है। तो प्रोटीन क्या होती है, मेजर कंपोनेंट। तो गोश्त को खाने से क्या मिलती है हमें, प्रोटीन, और व्हीट फ्लोर को खाने से कार्बोहाइड्रेट। इसके की एनालिटिकल टेस्ट कौन कौन से हैं गोश्त के। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट। तो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट जब फाइंड करते हैं मीट के लिए तो वो ओवन ड्राइंग मेथड से निकालते हैं, और ये हम लोग लगभग 100 डिग्री सी पे हीट करके कंटिन्यूसली अंटिल कब तक हीट करते रहते हैं, जब तक के स्टैटिक मास ना आ जाए, स्टैटिक मास या वेट ना आ जाए। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से इसको ओवन ड्राइंग को एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हाई मॉइस्चर होगा शॉर्टर शेल्फ लाइफ होगी, मतलब गोश्त अगर पानी वाला होगा काफ़ी ज़्यादा तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वहाँ पे जल्दी ग्रो करेंगे। प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट को निकालने के लिए जेल्डाल और ड्यूमा मेथड इस्तेमाल करेंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रोटीन निकालने का परसेंटेज नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 6.25, और ये फैक्टर सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है, ये याद रखना है। जेल्डाल और डूमा मेथड हमने डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है, तो वो आप जेल्डाल और डूमा मेथड सर्च करेंगे तो आ जाएगा। थर्ड है फैट कंटेंट। इसको फाइंड करने के लिए सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और गर्बर मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये भी डिटेल के अंदर हम लोगों ने बटर एनालिसिस में देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ तो आप पिछला लिंक देख सकते हैं। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन से या गर्बर मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं फ़ैट कितना है इस मीट के अंदर। और सिग्निफिकेंस क्या है, फैट्स की बेसिस पे हम टेक्सचर, टेस्ट, एनर्जी कंटेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद है ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट निकालने के लिए हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं मफल फर्नेस मेथड। ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उड़ जाएंगी, इनऑर्गेनिक रह जाएंगी, तो हम लोग मिनरल वगैरह उससे अंदाज़ा लगा लेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को इस्तेमाल करके। पीएच मेजर करेंगे। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 5.4 से 6 फ्रेश मीट की। हायर पीएच से क्या मुराद है कि वो ख़राब हो चुका है। पीएच चेंज तभी आती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे पैदा हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटी चालू कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड रिलीज करते हैं। उसके बाद क्वालिटी या फ्रेशनेस इंडिकेटर क्या है मीट के लिए, मतलब गोश्त अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है तो क्या इंडिकेटर्स होंगे। प्रोटीन की डीकम्पोजिशन को अगर मेजर करना है हमने तो TVBN करेंगे हम लोग, टोटल वोलेटाइल बेसिक नाइट्रोजन की एस्टिमेशन, ठीक है ना, एस्टिमेशन। क्योंकि प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को मेजर करना इनडायरेक्टली प्रोटीन का अंदाज़ा लगाने का मुतरादिफ ही है। उसके बाद रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव स्पॉइलेज। आपने देखा होगा गोश्त जब लेने जाते हैं तो ऊपर वाला गोश्त, अगर सुबह उसने गोश्त बेचने के लिए लगाया है दुकान पे तो वो ऊपर से काला काला होना चालू हो जाता है। वो इसलिए काला काला होना चालू होता है बिकॉज वो जो मीट का पार्ट होता है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता चला जाता है और वो स्मेल देना चालू कर देता है। या गोश्त को अगर आप रखें घर में खुला इसी तरीके से तो वो स्मेल देना चालू कर देता है। वो क्यों स्मेल देता है, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाता है कि ये चीज़ रेंसिड हो रही है। अब रेंसिडिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या टेस्ट है, थायोबार्बिट्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं हम लोग, थायोबार्बिट्यूरिक टेस्ट। इससे किसका पता चलता है हमें, रेंसिडिटी का, जिसको TBA भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिप लॉस। ड्रिप लॉस से क्या मुराद है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टेस्टिंग। इससे उसका टेक्सचर एंड क्वालिटी का पता चलता है। सिमिलरली लास्ट में है हमारे पास इंडिकेटर ऑफ ऑक्सीडेशन और फ्रेशनेस, रंग के अंदाज़ा लगा के। आपने देखा होगा रेडीनेस, फ्रेशनेस जो होती है वो मीट की, वो देखने से ही पहचानी जा सकती है। अगर आपके पास गोश्त ऑक्सीडाइज हुआ है, रेंसिड है, तो वो आप कलर देख के भी पता चला सकते हैं। तो मायोग्लोबिन स्टेट इसको बोला जाता है, जो रेडिश स्टेट होती है। अगर आप गोश्त को ताज़ा ताज़ा काटें तो जो उसका कलर होता है
वो मायोग्लोबिन स्टेट कहलाती है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस क्यों करते हैं मीट का, ये इससे क्या क्या पता चलता है। तो एक तरफ हम लोगों ने रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और दूसरी तरफ रीज़न दी है वाई इट मैटर्स, क्यों हम लोग फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहला है टोटल प्लेट काउंट, टीपीसी। इसको डिटेल में देखा है हमने पिछले लेक्चर के अंदर। तो इसलिए हम लोग काउंट करते हैं ताकि जनरल हाइजीन या शेल्फ लाइफ इंडिकेटर का पता चल सके। टोटल प्लेट काउंट बता देता हूँ मैं क्या होता है, कि इसमें काउंट किए जाते हैं कितने ओवरऑल बैक्टीरियाज हैं, जितनी भी तरह के बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे अल्टीमेटली वो उसी चीज़ को ख़राब कर रहे होंगे, तो उन सब का अंदाज़ा लगाना टोटल प्लेट काउंट में आता है। उसके बाद ई कोलाई या कोलीफॉर्म्स, ये फिशियल कंटेमिनेशन, फुजले वगैरह की कंटेमिनेशन से आ जाता है। ठीक है, ये जनरली गोश्त में तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैदा वगैरह जब काटते हैं तो उसके अंदर फिशल वगैरह भी होता है, फुजला वगैरह जानवर का, तो वो गोश्त के साथ लग आता है। जब ठीक से गोश्त को धोया नहीं जाता तो वो अल्टीमेटली ई कोलाई जो होता है बैक्टीरिया, वो वहाँ पे आ जाते हैं गोश्त में साथ ही। उसके बाद साल्मोनेला या लिस्टेरिया, ये पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं और फूड बॉर्न इलनेस पैदा करते हैं। उसके बाद स्टेफिलोकोकस एरेसस, ये क्या करता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन इन कुक्ड मीट, पके हुए खानों के अंदर ये टॉक्सिसिटी पैदा करता है। उसके बाद है यीस्ट एंड मोल्ड्स, ये स्पॉइलेज को, गोश्त को ख़राब करते हैं, तो इसलिए भी इनको डिटेक्ट करना लाजमी है। तो ये कुछ आप नाम याद रखेंगे डायरेक्टली माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर, कि क्यों ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों फाइंड किए जाते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें अडल्ट्रेशन डिटेक्शन, के जो दो गोश्त के अंदर हमारे पास चीज़ें मिलाई जा सकती हैं पके हुए या कच्चे गोश्त के अंदर, तो वो क्या क्या है। एक तरफ अडल्ट्रेंट रखा है, दूसरी तरफ डिटेक्शन मेथड रखा है। अडल्ट्रेंट क्या होता है, वाटर इंजेक्शन, वेट को बढ़ाने के लिए बड़े टीके की सिरिंज लेके पानी भर के लगा दिया जाता है अंदर वाली तरफ करके, तो वो वाटर इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गोश्त में सरायत कर जाता है, तो वो जो पानी होता है वो सारा जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो मांस के अंदर गेन होता है, वज़न बढ़ जाता है उसका, तो अल्टीमेटली दुकानदार को फ़ायदा होता है, मतलब गैर इखलाकी मुनाफा। वाटर इंजेक्शन एलिवेटेड मॉइस्चर कंटेंट होता है, ड्रॉप लॉस टेस्ट, ठीक है, इसको ड्रॉप लॉस टेस्ट से फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद पके हुए खानों के अंदर नॉन मीट प्रोटीन्स भी ऐड की जाती हैं। आपने देखा होगा गोश्त वगैरह जनरली नहीं ऐड किया होता, लेकिन वो फ्लेवर्स और उसके बाद यूरिया वगैरह मिला के या इस तरीके के कुछ दूसरे चीज़ें मिला के जिनका जायका गोश्त जैसा ही होता है, तो वो नॉन मीट प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये बायोयूरेट टेस्ट से पता चलता है, या एसडीएस पे से या इलाइजा से। एसडीएस क्या होता है, सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम डो डिसाइल DECYL डिसाइल सल्फेट। और उसके बाद क्या है, PAG, पेज लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास, पॉलीअक्रेलामाइड, पॉलीअक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बायो केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, चीज़ों के मालिकुलर बेसिस की वजह पे, बेसिस पे इन चीज़ों को डिटेक्ट करना या सेपरेट करना। इसी तरीके से इलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ASSAY, ऐसे का मतलब होता है कोई खास प्रोटोकॉल। तो हमारे पास एंजाइम लिंक इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे को इस्तेमाल किया जाता है एसडीएस पेज टेक्निक को, या बायोयूरेट टेस्ट को इस्तेमाल करके नॉन मीट प्रोटीन का पता चलाया जा सकता है। प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं गोश्त के अंदर, नाइट्रेट्स वगैरह, ये कलरोमेट्रिक और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट से आ जाते हैं हमारे पास। स्टार्च या फ्लेवर फिलर्स,
तो ये आयोडीन टेस्ट, ये ब्लू ब्लैक कलर बनाता है हमारे पास, ये इंडिकेशन आ जाता है। आपने देखा होगा जितने भी सूप वगैरह होते हैं इनमें स्टार्च या फ्लोर फिलर्स डाले जाते हैं जो कि गोश्त जैसा जायका देते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो अडल्ट्रेंट्स के तौर पे गिने जाएंगे और ये आयोडीन टेस्ट से हमारे पास डिटेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद है सेंसरी एवेल्युएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। सेंसरी एवेल्युएशन क्या है? हवा से खमसा को इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों के इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पहला है अपीयरेंस, देखने में वो चीज़ कैसी नज़र आती है। कलर, मार्बलिंग, फ्रेशनेस। कलर अगर अच्छा होगा, फ्रेश कलर होगा तो हम लोग देख उसे जान जाएंगे कि चीज़ फ्रेश है। अगर वो डल कलर की है या कलर उसका ठीक नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्रेश नहीं है। ऑर्डर, स्पॉइलेज ऑफ फ्लेवर्स। अगर स्मेल आ रही है उस चीज़ में से तो हम समझेंगे ये ख़राब है, स्पॉइल हुआ है। अगर स्मेल नहीं आ रही, फ्रेशनेस आ रही है तो अल्टीमेटली हम समझेंगे वो चीज़ फ्रेश है। टेक्सचर, फर्मनेस, वाटरीनेस। गोश्त को अगर दबाएं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट फील होना चाहिए। वाटरीनेस, उसके अंदर जूसीनेस होनी चाहिए। अगर जूसीनेस नहीं होगी तो इसका मतलब वो ड्राइड है। अगर जूसीनेस काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसा मानेंगे उसके अंदर वाटर इंजेक्ट किया हुआ है। टेस्ट से भी पता चलता है अगर पका हुआ है। ख़ास जायका होता है गोश्त का जो अच्छे मानों में सही से गोश्त होता है। अगर जायका उससे हट के है तो वो अल्टीमेटली हम समझेंगे कि अडल्ट्रेटेड है। तो ये कुछ सेंसरी एवेल्युएशंस हैं हमारे पास जिनको इस्तेमाल करके हम लोग गोश्त का किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस टूल्स, मतलब एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं मीट का। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ यूज़। पहला इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर। इससे क्या पता चलेगा? पीएच मेजरमेंट करेगा फॉर स्पाइलेज एंड टेंडरनेस, क्योंकि अगर पीएच एसिडिक होगी फिर तो ठीक है, अगर बेसिक हो गई तो वो ख़राब हो जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस काम आता है? ये नाइट्रेट टेस्टिंग, टीबीए, प्रोटीन और पिगमेंट एनालिसिस के लिए। सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्टर, फैट कंटेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए। जेल्डाल अपरेटस, प्रोटीन एनालिसिस के लिए। टेक्सचर एनालिसिस, टेंडरनेस और बाइट क्वालिटी। वाटर एक्टिविटी मीटर, शेल्फ लाइफ प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, इसको कार्ल फिशर टाइट्रेशन अपरेटस भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें बार बार वही रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपने एक भी एनालिसिस बटर का हो, मिल्क का हो, व्हीट फ्लोर का हो, मीट का हो, वो अच्छे से देख लिया है तो इंस्ट्रूमेंट वही रिपीट होते जा रहे हैं। वो अकॉर्डिंग टू जिस चीज़ का एनालिसिस पढ़ रहे हैं वैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो बार बार इनको बता के मतलब टाइम खोटी है। तो अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया है तो इससे पहले वाला कोई भी एक देख लें तो सारे ऑपरेटर्स का आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट टेस्टिंग। एक तरफ प्रोडक्ट, दूसरी तरफ की पैरामीटर। प्रोसेस्ड मीट का मतलब क्या होता है कि वो नेचुरल नहीं है, अब वो किसी फेज से गुजरा है, मतलब वो पका हुआ है जो उसमें फ्लेवर मिलाया हुआ है। सॉसेज, इसके सॉसेज के की पैरामीटर क्या हैं? मॉइस्चर, प्रोटीन, बाइंडर, एमल्सीफायर्स। जो सॉसेज होते हैं उनमें मॉइस्चर देखी जाती है, प्रोटीन कितना ये देखी जाती है, बाइंडर देखे जाते हैं, एमल्सीफायर देखे जाते हैं। अगर आप सॉसेज को देखें तो वो बड़े थिक हो नेचर के होते हैं, जैसे हनी होता है, गाढ़े होते हैं, तो उसके अंदर बाइंडर्स एंड एमल्सीफायर ऐड किए होते हैं। तो इन चारों को देखना पड़ता है कि कितना कितना कौन सी चीज़ में ऐड किया हुआ है। सेकंड है क्रूड मीट, जिसको हैम बोलते हैं। नाइट्रेट लेवल्स, कलर स्टेबिलिटी वगैरह लाजमी चीज़ें हैं, इनसे ये पहचाने जाते हैं। कैंड मीट्स, स्टेरिलिटी, पीएच, माइक्रोबियल काउंट से कैंड मीट का पता चलता है किस क्वालिटी का है। ग्राउंड मीट, अडल्ट्रेशन, फैट, प्रोटीन रेशो से पता चलता है हमारे पास। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट टेस्टिंग है जो जिनके अंदर ये चीज़ें जो सामने लिखी हुई हैं ये करना लाजमी है। अगर समरी हम लोग देखें मीट एनालिसिस की तो हम लोग एक तरफ पैरामीटर, फिर मेथड, फिर वो इम्पोर्टेंस ये कर सकते हैं। मॉइस्चर मेथड क्या है इसको डिटेक्ट करने का? ओवन ड्राइंग, शेल्फ लाइफ का पता चलता है कितनी देर गोश्त गुजार सकता है। प्रोटीन, जेल्डाल या डोमा मेथड,
न्यूट्रिशनल वैल्यू। फैट पैरामीटर है हमारे पास, ये सॉक्सलेट या गर्बर ऑपरेटर से पता चलता है। फ्लेवर और कैलोरिक कंटेंट का पता चलेगा, मतलब कितनी एनर्जी मिलती है। ऐश कंटेंट मफल फर्नेस से निकलेगा और ये मिनरल कंटेंट का पता देगा। पीएच मीटर से निकलेगी, फ्रेशनेस या स्पॉयलेज का पता देगी। माइक्रोब्स कल्चर या पीसीआर मेथड से निकालेंगे, फूड सेफ्टी का पता देंगे। टीबीए टीवीबीएन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से निकलेंगे, स्पॉयलेज एंड डेंसिटी को डिनोट करेंगे। अडल्ट्रेंट्स, अब जो अडल्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, ये किस तरीके से वेरियस केमिकल टेस्ट जो पीछे पड़े हैं, ये फूड फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी कि फूड के अंदर जो धोखाधड़ी है उससे हमें बचाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट मीट एनालिसिस, जो हमने ब्रीफली देखा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी टर्म्स भी आ रही हैं जो पिछले लेक्चर में कवर की हुई हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे, तब इसकी आपको 100% समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो इससे पीछे वाला बटर का, मिल्क का या व्हीट फ्लोर का एनालिसिस आप देख सकते हैं। थैंक यू।